Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 14 of CS 401 Computer Architecture and Assembly Language Programming, which is about stack. बेसिकली स्टैक क्या होता है? स्टैक ये होता है जैसे बुक्स होती है ना, उनको हम एक इस तरह टावर बना के रख देते हैं, तो इस टावर ऑफ बुक्स को हम कहते हैं कि ये स्टैक है। ठीक है। अब हमने रखा जब, तो नीचे से ऊपर की तरफ रखा। अब जब हमने बुक उठानी है तो हम पहले ये बुक उठाएंगे, फिर इसको उठाएंगे, फिर उसको उठाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, इस बुक का टाइटल तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर इस बुक को यहाँ से पहले उठाएंगे तो ऊपर वाली बुक्स जो है वो सारी गिर जाएंगी, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है हमारा स्टैक में। तो इन्होंने यहाँ पर हमें टेस्ट ट्यूब की एग्जांपल दी है कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर हम बॉल्स रख रहे हैं। ठीक है। अब बॉल्स को हम इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट होती जाएंगी और फिल होती जाएगी। अब हमने जब बॉल रिमूव करनी हो तो हम सबसे ऊपर वाली बॉल को रिमूव करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ट्रांसपेरेंट टेस्ट ट्यूब है तो हम ये देख सकते हैं कि नीचे से जो सेकेंड बॉल है वो ब्लू है, रेड है, क्या है। देख तो सकते हैं उसको, लेकिन हम उसको वहाँ से रिमूव नहीं कर सकते। रिमूव करने के लिए हमें ऊपर वाली तमाम रिमूव करेंगी, तब हम इस तक पहुँच पाएंगे। स्टैक में जो हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं पुशिंग एंड पॉपिंग। ठीक है। पुश का मतलब होता है कि स्टैक में हम इंसर्ट कर रहे हैं, पॉप का मतलब ये है कि हम स्टैक से वैल्यू रिमूव कर रहे हैं। फिर एक होता है टॉप। टॉप का मतलब है कि हम सिर्फ सबसे ऊपर वाली वैल्यू को रीड कर रहे हैं, उसको रिमूव नहीं कर रहे। ठीक है। अब हमारा जो स्टैक होता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, प्रोसेसर के अंदर, उसका जो टॉप होता है वो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में होता है। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर उसको टॉप को पॉइंट कर रहा होता है। और फिजिकल एड्रेस जो होता है हमारा वो दो चीज़ों से निकलता है, स्टैक सेगमेंट से और स्टैक पॉइंटर से। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं, 20 बिट का एड्रेस बनाते हैं, तो हमारा फिजिकल एड्रेस जनरेट हो रहा होता है स्टैक का, कि असल में स्टैक इस टाइम मेमोरी में कहाँ मौजूद है। स्टैक सेगमेंट रजिस्टर जो होता है ये बताता है कि स्टैक कहाँ पर लोकेटेड है, और स्टैक पॉइंटर मार्क्स द टॉप ऑफ द स्टैक इनसाइड दिस सेगमेंट। यानी समझ लें कि ये हमारे पास बेस एड्रेस है, ठीक है, जो बता रहा है कि स्टैक लोकेटेड किधर है, और ये ऑफसेट है हमारा, कि अब उस बेस एड्रेस से अभी हम कितने ऑफसेट पर आ चुके हैं, अभी हमारा टॉप कहाँ पहुंच चुकी है। जैसे टेस्ट ट्यूब थी, इसकी बेस यहाँ है और कितनी बॉल हम इंसर्ट कर चुके हैं, कितना हम इसके ऊपर आ चुके होते हैं, ये हमारा स्टैक पॉइंटर बता रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो अभी इस टाइम करंट मेमोरी एड्रेस है वो है 20। ठीक है। अब हम इसके अंदर कोई एलिमेंट ऐड करेंगे ना, तो हमारा जो स्टैक पॉइंटर है ना वो डिक्रीज हो जाएगा बाय 2, ये आ जाएगा 18 पर। फिर एक और एलिमेंट ऐड करेंगे तो ये डिक्रीज बाय 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 16 पर। तो इसको कहते हैं डिक्रीमेंटिंग स्टैक। तो हमारे पास जो डिक्रीमेंटिंग स्टैक होता है उसमें यही होता है कि जैसे जैसे हम एलिमेंट्स ऐड करते जाते हैं मेमोरी का एड्रेस डिक्रीज होता जाता है। फिर एक होता है इंक्रीमेंटिंग स्टैक। इंक्रीमेंटिंग स्टैक के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 20 एड्रेस है पहला, अब हमने एलिमेंट ऐड किया तो 22 एड्रेस हो जाएगा। फिर हमने एलिमेंट ऐड किया तो 24 एड्रेस हमें अवेलेबल हो जाएगा कि अब आप यहाँ पर एलिमेंट ऐड कर लें। तो इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटिंग स्टैक। तो हमारे पास जो प्रोसेसर है 8051, ये इंक्रीमेंटिंग स्टैक यूज़ करता है, जबकि 8088 जो हम इस कोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं वो डिक्रीमेंटिंग स्टैक यूज़ करता है। यानी जब हम उसके अंदर वैल्यूज़ ऐड करते हैं तो एड्रेस रिड्यूस होता जाता है। अगर हम बाइट ऐड करेंगे तो 1 स्टेप में रिड्यूस होगा, अगर हम वर्ड ऐड करेंगे तो वो 2 स्टेप्स में रिड्यूस होगा। अब मेमोरी जो होती है वो एक शेल्फ की तरह होती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये शेल्फ बनी हुई है, ठीक है, और इसके ये खाने हैं। ठीक है। तो हमारा पॉइंटर अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है शेल्फ 5 के ऊपर। अब जब हम इसको इंसर्ट करेंगे कोई एलिमेंट तो हमारा पॉइंटर अब 4 पे आ जाएगा। फिर इंसर्ट करेंगे वो थर्ड शेल्फ पे आ जाएगा। फिर इंसर्ट करेंगे वो सेकंड शेल्फ पे आ जाएगा। फिर वन इंसर्ट करेंगे 1 शेल्फ पे आ जाएगा, और इस तरह फिर हमारी मेमोरी खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो अब हमारे पास जो एलिमेंट्स को एंटर करने के लिए या रिमूव करने के ऑपरेशन होते हैं वो होते हैं पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन कॉपीज इट ऑपरेंड ऑन द स्टैक। पुश ऑपरेशन क्या करता है, हमारा ऑपरेंड है, फॉर एग्जांपल AX है, ये हमारा ऑपरेंड है। ठीक है। इसको मैंने बोला कि आप पुश कर दो, तो ये क्या करेगा, इस ऑपरेंड के अंदर फॉर एग्जांपल वैल्यू 10 है, उसको स्टैक के अंदर पुश कर देगा, इस वैल्यू को स्टैक में डाल देगा। पॉप ऑपरेशन मेक्स ए कॉपी फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक इनटू इट्स ऑपरेंड। ठीक है। अगर मैंने लिखा पॉप AX तो ये क्या करेगा, स्टैक में से जो लास्ट वैल्यू है उसको पॉप करेगा और हमारे ऑपरेंड के अंदर डाल देगा। When an item is pushed on decrementing stack, टॉप ऑफ द स्टैक पहले डिक्रीमेंट होता है, फिर एलिमेंट उस स्पेस पे चला जाता है जो हमारी डिक्रीमेंट होकर स्पेस अवेलेबल हुई है।
लेकिन पॉप में क्या होता है कि इंक्रीमेंटेशन होती है, लेकिन आफ्टरवर्ड्स होती है। पहले हम एलिमेंट को पॉप कर लेते हैं ऑपरेंड के अंदर, फिर हम इंक्रीमेंट करते हैं अपने मेमोरी एड्रेस को। तो हमारे पास जो बेसिक यूज़ है स्टैक का वो ये है कि हम थिंग्स को सेव करते हैं और फिर रिकवर कर लेते हैं स्टैक के अंदर से। जैसे पिछली एग्जांपल में हमने देखा था कि हम फंक्शन कॉल करते थे कॉल, ठीक है, और फिर हम एक सब रूटीन पे चले जाते थे। फिर हम जो सब रूटीन के एंड पे लिखते थे रिटर्न। अब हमें ये मसला था कि रिटर्न को कैसे पता चलेगा मैंने किधर वापस जाना है। तो ये जब हम कॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जिस जगह पे हमने वापस आना है उस जगह के एड्रेस, मेमोरी एड्रेस को, जिस एड्रेस पे हमारा कॉल लिखा होता है उस जगह के कोड एड्रेस को हम सेव कर लेते हैं स्टैक के अंदर। और जब रिटर्न कॉल होता है तो वो देखता है कि स्टैक में सबसे ऊपर क्या एड्रेस सेव हुआ है और वो उस एड्रेस पे वापस आ जाता है। फिर एक तो हमारे पास सिंपल आर ई टी है ना, फिर एक होता है आर ई टी एन। वो क्या करता है कि आर ई टी तो पहले क्या करता है कि हमारा जो स्टैक था ना उसमें, फॉर एग्जांपल ये स्टैक बना हुआ है, उसमें जो टॉप का एलिमेंट है जो यहाँ पे 20 मेमोरी एड्रेस है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल 16 है, ये क्या करता है कि यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का एड्रेस है हमारा वो लेता है और रिटर्न कर देता है उस जगह पे जहाँ पे कॉल एग्जीक्यूट हुआ था, क्योंकि कॉल ने अभी उस जगह पे अपना इंस्ट्रक्शन पॉइंटर सेव किया था, फिर वो सब रूटीन में गया था। लेकिन आर ई टी एन क्या करता है कि एक तो ये करता है कि ये इस वैल्यू को उठाता है और 2 से इसके अंदर ऐड करके 18 पे ले आता है। दूसरा ये जो n की वैल्यू देते हैं n टाइम्स फर्दर इसके अंदर एडिशन कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमारी ये जो सारे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर्स हैं ये भी हमारे इग्नोर हो जाते हैं और हमारा स्टैक जो है वो इस जगह पे पॉइंट करने लग जाता है, स्टैक पॉइंटर। तो ये वाली चीज़ें सारी इग्नोर हो जाती हैं वैसे ही n की वजह से, क्योंकि n ने प्लस कर दिया फर्दर स्टैक पॉइंटर को और हम यहाँ पर आ गए। तो हमारे पास जो स्टैक पॉइंटर होता है, स्टैक ऑपरेशन होता है, उसका यूनिट है वर्ड, यानी हम टू टू की स्टेप्स में हम अपना डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। अगर ये बाइट होता तो हम वन वन के स्टेप में अपना डेटा स्टोर कर रहे होते। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो मल्टीपल वर्ड्स को भी इंसर्ट कर देती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिंगल वर्ड को ही करें, लेकिन बाइट पुशेस हम नहीं कर सकते, बाइट्स हम ऐड नहीं करते। हमने एक स्टैंडर्ड रखना है कि हम वर्ड को ही अपने स्टैक के अंदर पुश करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन कॉल की थी इस जगह से, ठीक है, तो ये स्टैक में सेव हो जाएगी। अब आर ई टी क्या करेगा, इस वैल्यू को कॉपी कर देगा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर और स्टैक पॉइंटर को मूव कर देगा बाय 2 स्टेप्स, ठीक है, और हमारा जो एड्रेस है वो वापस वही बन जाएगा जो पहले था, स्टैक पॉइंटर का एड्रेस। इस तरह हमारे कार और आर ई टी रिटर्न जो है वो काम करते हैं स्टैक की हेल्प लेते हुए। अच्छा, अब ये तो हमारा एक नियर वर्जन हो गया ना कि हम उसी सेगमेंट के अंदर काम करें। इसका एक फार वर्जन भी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने फंक्शन जो रूटीन टारगेट रूटीन कॉल की है वो किसी और सेगमेंट के अंदर है, तो इस वर्जन ऑफ कॉल को एक सेगमेंट ऑफसेट पेयर लेना पड़ता है, जैसे फार जंप इंस्ट्रक्शन को लेना पड़ता है। यानी हम उसको सेगमेंट एड्रेस भी देंगे और फिर ऑफसेट भी देंगे कि आप फलां सेगमेंट में चले जाओ और इतने ऑफसेट पे चले जाओ, वहाँ पे जाके आपको सब रूटीन मिलेगी। तो इसमें क्या होगा कि कॉल के अंदर हम पुश करेंगे सेगमेंट को भी और ऑफसेट को भी, ठीक है, और कोड सेगमेंट में चला जाएगा हमारा सेगमेंट, और आईपी के अंदर हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर चला जाएगा जो कि सेगमेंट और ऑफसेट को मिला के इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का एड्रेस बन रहा होगा। फिर जब हमारा सब रूटीन कंप्लीट होगा तो उसके अंदर एक फंक्शन होगा आर ई टी एफ। ये क्या करेगा, ऑफसेट जो हमारे इंस्ट्रक्शन के अंदर था उसको पॉइंटर को पॉप करेगा और फिर सेगमेंट को पॉप करेगा कोड सेगमेंट रजिस्टर के अंदर। यानी वापसी का जो सेगमेंट है, वापसी के सेगमेंट में चले जाएंगे और उसके साथ एक ऑफसेट भी होगा, वहाँ पे हम फर्दर चले जाएंगे जहाँ पे हमारा कॉल फंक्शन लिखा हुआ था जहाँ से हमने कॉल किया था। तो इस तरह से ये वापस आने के लिए हम आर ई टी एफ लिखेंगे। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि एक तो हम कॉल और रिटर्न को यूज़ कर रहे हैं अपने स्टैक ऑपरेशंस के लिए, दूसरे हमारे पास क्या है पुश और पॉप हैं, वो भी स्टैक को यूज़ करते हैं, और इंट और आई रेट हैं जो कि बाद में डिस्कस किए जाएंगे, वो भी स्टैक को यूज़ करते हैं। तो पुश ऑपरेशन जो है वो सिमिलर है कॉल ऑपरेशन से, लेकिन कॉल क्या करता था, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के वैल्यू को स्टोर करता था स्टैक के अंदर, लेकिन पुश क्या करता है, ये हमारे पास जो रजिस्टर है गिवन उसकी वैल्यू स्टैक में सेव करता है। जैसे हम लिखते हैं पुश ए एक्स, तो ये क्या करेगा, ए एक्स रजिस्टर की वैल्यू को स्टैक के अंदर पुश कर देगा। और इसको अगर हम पुश फंक्शन के अलावा लिखें तो क्या बनेगा कि आप स्टैक पॉइंटर को -2 कर दो, यानी अभी हमारा स्टैक ये पड़ा हुआ है, स्टैक पॉइंटर इधर है, इसको -2 कर दो, यहाँ पर आ जाओ, और ए एक्स के अंदर जो वैल्यू है उसको आप कर दो मूव स्टैक पॉइंटर जहाँ पे पड़ा हुआ है उस एड्रेस के ऊपर ए एक्स की वैल्यू मूव कर दो। तो ये बेसिकली हमारा पुश का फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है। इस तरह हमारा पॉप का फंक्शन है, ये रिवर्स है इसका। ये क्या करता है कि यहाँ पे जो हमारे टॉप पे एलिमेंट पड़ा हुआ है स्टैक के इस टाइम पर, इसको ये
रिमूव करता है और रजिस्टर के अंदर डाल देता है। और रजिस्टर में डालने के बाद ये स्टैक पॉइंटर को एक स्टेप आगे कर देते हैं और अब इसका टॉप यहाँ बन जाता है। तो ये जो करस्पॉन्डिंग पुश एंड पॉप ऑपरेशंस हैं ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर पुश ए एक्स को फॉलोड बाय पॉप डी एक्स कर दें तो ये क्या करेगा कि ए एक्स की वैल्यू को पुश करेगा स्टैक के अंदर, और पॉप डी एक्स फिर जो वैल्यू स्टैक के अंदर ए एक्स की पुश हुई थी उसको पॉप करके डी एक्स के अंदर डाल देगा। तो प्रोसेसर कंप्लेन नहीं करेगा कि आप लॉजिकली करेक्ट हैं या नहीं है, उसने तो बस क्या करना है, ए एक्स की वैल्यू पहले स्टैक में डालनी है, स्टैक से वैल्यू उठा के डी एक्स के अंदर डाल देनी है। आपने क्या किया, अकोमुलेटर वाली वैल्यू डेस्टिनेशन में इंसर्ट कर दी। तो स्टैक प्रोसेसर ये समझेगा आपने यही काम करना था। आपने बस ये मेक श्योर करना है कि आप वाकई ही जो आपको वैल्यू चाहिए वो ए एक्स रजिस्टर के अंदर रिलोड हुई भी है और ए एक्स रजिस्टर के अंदर ही पड़ी है, किसी और रजिस्टर में तो नहीं पड़ी हुई। तो आपने एक ऑर्डर करेक्ट मेंटेन करना है कि किससे पहले आप पुश करें किससे आप पॉप करें, ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो ऑर्डर ऑफ पॉप ऑपरेशन होता है वो रिवर्स होता है ऑर्डर ऑफ पुश ऑपरेशंस का, क्योंकि हमारा जो स्टैक स्ट्रक्चर होता है ना वो लीफो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब हम स्टैक की मदद से स्वैपिंग करके देखते हैं कि हम स्वैपिंग कैसे कर सकते हैं। ये कोड है बबल सॉर्ट का, बाकी सारा कोड सेम है। इसके अंदर एक स्वैप फ्लैग है, हमारे पास दो अरेज गिवन है, और बबल सॉर्ट का फंक्शन है, मेन लूप है जो कि इंडेक्सिंग हमारी आइट्रेशन करता है एस आई के अंदर, स्टैक जो हमारा इंडेक्सिंग का रजिस्टर है। इनर लूप है जो कि हमारा एग्जीक्यूट होता है, जो हमारे डाटा को मूव करके कंपेयर करता है कि वो लेस और बिलो और इक्वल है या नहीं है, और अगर तो वो बिलो और इक्वल हैं तो नो स्वैप कर देता है, अगर नहीं है पहली वैल्यू बड़ी है दूसरी से तो वो क्या करता है, स्वैपिंग को कॉल कर देता है। अब स्वैपिंग कॉल होगी, ठीक है, और रिटर्न होके वापस इस जगह पे आ जाएगा और फिर बाइट स्वैप फ्लैग को वन कर देगा। तो ये हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले हमें क्या करना पड़ता था कि हम ए एक्स रजिस्टर के अंदर पहले वैल्यू मूव करते थे अपनी बी एक्स प्लस एस आई वाली, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, बी एक्स प्लस एस आई के अंदर वैल्यू मूव करते थे बी एक्स प्लस एस आई प्लस टू वाली, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, बी एक्स प्लस एस आई के अंदर बी एक्स प्लस एस आई प्लस टू के अंदर वो वैल्यू डाल देते थे जो ए एक्स के अंदर हमने रखी हुई है, ठीक है। या डी एक्स रजिस्टर के अंदर हम पहले ये कॉपी कर लेते थे और फिर डी एक्स से हम इसके अंदर डाल देते थे। तो इस तरह हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ते थे वैल्यूज़ को आपस में स्वैप करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है कि हम सिर्फ एक कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज का कीवर्ड क्या करता है कि सेकंड नंबर के साथ उसको ऑटोमेटिकली एक्सचेंज कर देता है, हमें एक डी एक्स रजिस्टर अलग से इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। जैसे हम क्या करेंगे कि हमारी एक्स टाइम जो वैल्यू है पहली वैल्यू उसको ए एक्स रजिस्टर के अंदर डालेंगे, फिर ए एक्स रजिस्टर के अंदर हमने जो वैल्यू डाली है उसको बी एक्स प्लस एस आई प्लस टू के साथ एक्सचेंज करेंगे। इससे क्या होगा कि जो ए एक्स रजिस्टर के अंदर वैल्यू थी वो इस एड्रेस पे चली जाएगी और इस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू थी वो ए एक्स रजिस्टर में चली जाएगी। अब इसको अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ कि हमारे पास एक बी एक्स प्लस एस आई एड्रेस है, ठीक है। बी एक्स बेस एड्रेस है इस टाइम जो कि डाटा है हमारा, ठीक है, और एस आई इस टाइम इंडेक्स है, फॉर एग्जांपल 0 है। अब ये क्या है, इसके ऊपर हमारे पास जो वैल्यू है वो है 60, ठीक है। और एक और हमारे पास है बी एक्स प्लस एस आई प्लस टू, इसके ऊपर हमारे पास वैल्यू है 55, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि 55 पहले आ जाए 60 बाद में चला जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है पहले 60 वाली ये ए एक्स के अंदर डालेंगे, ए एक्स के अंदर वैल्यू आ जाएगी 60, ठीक है। अब हम क्या करें, एक्सचेंज कर दें, ठीक है, ए एक्स की वैल्यू को बी एक्स प्लस एस आई प्लस टू के साथ। बी एक्स किस टाइम अंदर है 60, इसके अंदर है 50, तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे आपस में, इधर 55 आ जाएगा और इधर 60 आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये जो आगे वाला एड्रेस था उसमें 60 चला गया और पहले वाला एड्रेस है ना जो उसके अंदर कुछ नहीं आया, उसके अंदर जो पहले 60 पड़ा था वही पड़ा हुआ है। अब हम चाहते हैं ये 55 इसके अंदर डाल दें, तो हम लिखेंगे मूव ये वाला जो एड्रेस है बी एक्स प्लस एस आई, इसके अंदर आप 55 डाल दो जो कि अभी कहाँ पड़ा हुआ है, अभी हमारा ए एक्स रजिस्टर के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर हम रिटर्न करेंगे तो जहाँ से हमारी कॉलिंग हुई थी वहाँ रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें डेस्टिनेशन रजिस्टर यूज़ नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। ये हमारा जो एक्सचेंज कर रहा है इसकी वजह से हमारा 2-3 लाइनों का जो कोड था वो एक लाइन के अंदर हमने एक्सचेंज की मदद से लिख दिया। तो ये बेसिकली जो एक्सचेंज कर रहा है ये बैक एंड पे कैसे कर रहा होता है, ये स्टैक का इस्तेमाल कर रहा होता है। ये पहले क्या करता है
कि ए एक्स रजिस्टर की वैल्यू को स्टैक पे डाल देता है, ठीक है। फिर बी एक्स प्लस एस आई प्लस टू की जो वैल्यू होती है उसको ए एक्स के अंदर डाल देता है। फिर जो स्टैक में वैल्यू पड़ी होती है वो इसके अंदर डाल देता है। तो ये स्टैक के अंदर टेम्परेरी डाटा स्टोरेज के ज़रिए से एक ही लाइन के अंदर अपना काम कर रहा है बैक एंड के ऊपर। हमें इस तरह से 3-4 लाइनें लिखनी नहीं पड़ रही, ठीक है। अब अगर हम देखें, एक न्यू इंस्ट्रक्शन है एक्सचेंज, ये इंट्रोड्यूस की गई। ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है? स्वैप सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स, हाउएवर एट मोस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड्स कुड बी इन मेमोरी, सो अदर हैज़ टू बी लोडेड इन अ रजिस्टर। द इंस्ट्रक्शन हैज रिड्यूस द कोड साइज बाय वन इंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये इस टाइम क्या कर रहा है? रजिस्टर के अंदर उसको लोड कर रहा है। मैं स्टैक में बोल रहा था लेकिन वो स्टैक में नहीं कर रहा। मुझे लगा कि स्टैक का लेक्चर चल रहा है तो स्टैक में ही लोड कर रहा होगा। ये रजिस्टर के अंदर लोड करता है, ठीक है। और दूसरा जो ऑपरेंड होता है उसको मेमोरी के अंदर रखता है। ये मेमोरी में जो रख रहा है ये बेसिकली स्टैक में रख रहा है, ठीक है। तो फिर इस तरह से ये आपस में स्वैपिंग कर रहा होता है। हाँ वही है, ऐसे ही है। एक ए एक्स रजिस्टर के अंदर रख देता है वो, और एक रख देता है स्टैक पॉइंटर जहाँ पे पड़ा हुआ है उस जगह पे रख देता है, ठीक है, मेमोरी के अंदर। तो ये बेसिकली वही बात करना चाह रहे हैं। इंग्लिश उन्होंने घुमा फिरा के लिखी हुई है, बात वही है जो मैं बता रहा था, ठीक है। उसके बाद डिबगर आप ओपन करें अगर, तो फिर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यूज़ ऑफ स्टैक बाय कार्ल एंड आरटी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको कवर करूं, कि डिबगर ओपन करूं और स्वैपिंग करके दिखाऊं, तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा अलग से। मैं चाहता हूं लेक्चर लेंथी ना हो, ये डिबगर वाला काम हम ना करें और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हम कंफ्यूज ना करें अपनी चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपको ये तो नहीं बोलेंगे ना डिबगर ओपन करके दिखाओ, स्क्रीन रिकॉर्ड करो और फिर सबमिट करो, बिल्कुल ऐसा भी नहीं होगा। आपके कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सेविंग एंड रिस्टोरिंग रजिस्टर्स। अब मसला ये होता था कि हम अपने सब रूटीन के अंदर कुछ सर्टेन रजिस्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी सब रूटीन के अंदर ए एक्स रजिस्टर मैंने इंक्लूड किया हुआ है, डी एक्स रजिस्टर इंक्लूड किया हुआ है। और हुआ क्या कि मैंने ए एक्स के अंदर अपनी एक इम्पोर्टेंट चीज़ रखी हुई थी, ठीक है। जब मैंने सब रूटीन कॉल की, उसने ए एक्स के अंदर चेंजेस की अपने लिहाज से, तो मेरा जो इम्पोर्टेंट डाटा था वो खल्लास हो गया। तो हमें कुछ मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा अपनी वैल्यूज़ को रिटेन करने के लिए जो हम रजिस्टर के अंदर रख रहे हैं। तो एक तो ये है कि हम स्टैक को एज अ टेम्परेरी मेमोरी बना लें और पुश एंड पॉप ऑपरेशन की मदद से हम अपना डाटा स्टैक पे रखें और वहाँ से फिर रिटर्न कर दें रजिस्टर के अंदर। तो हमारी स्वैप सब रूटीन होगी वो ए एक्स रजिस्टर को डिस्ट्रॉय कर देती है, और बबल स्टॉर्ट रूटीन जो है वो ए एक्स, सी एक्स, एस आई सारों को डिस्ट्रॉय करती है। बी एक्स जो है वो मॉडिफाई नहीं होती इस सब रूटीन के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद कर लें कि सारे रजिस्टर हमारे इफेक्ट कर रहे हैं बबल सॉर्ट सब रूटीन के अंदर। ए एक्स भी इफेक्ट हो रहा है क्योंकि ए एक्स में हम अपना वो डाटा सेव करते हैं जिसको हमने कंपेयर करना है। काउंटर रजिस्टर भी हमारा चेंज हो रहा है, हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के लिए देखना होता है कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट के लिए हमने बबल सॉर्टिंग करनी है। और एस आई रजिस्टर भी हमारा इफेक्ट हो रहा होता है क्योंकि हमने इंडेक्स पहले 0 पे रखना है, फिर 2 पे, फिर 4 पे, फिर 6 पे। तो ये सारे रजिस्टर हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इस रूटीन के। डिस्ट्रॉय से मुराद कि ये रूटीन इनको यूज़ करिए और इनकी वैल्यूज़ चेंज करिए अगर हमने पहले से कोई वैल्यू रखी थी। सिर्फ बी एक्स रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है, बेस रजिस्टर, जिसके अंदर हमारा बेस एड्रेस स्टोर था, ये हमने सब रूटीन के अंदर यूज़ नहीं किया हुआ। इसका सेम वैल्यू है एंट्री पर भी और एग्जिट पर भी। जो हमने वैल्यू रखी थी वही इसकी है, और ये it was only used by the subroutine. Our next example improves on previous version by saving and storing any register that it will modify using push and pop. अब हम क्या करें कि वो वैल्यूज़ पहले से अपने स्टैक में स्टोर कर लें। ये हम करके देखते हैं इस कोड के अंदर कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये डाटा है हमारा, ठीक है, अवेलेबल, जिसके अंदर हमारे पास दो अरेज हैं, स्वैप फ्लैप है, वही बबल सॉर्ट का सारा फंक्शन है, स्वैपिंग का एक फंक्शन है। अब हम क्या करें कि पुश ए एक्स की वैल्यू है जो पहले वाली, वो आप स्टैक में डाल दो, ठीक है। क्योंकि हम ये इसको आप डिस्ट्रॉय ना करो, आप ए एक्स को इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, स्वैपिंग के लिए कर लो, लेकिन मेरी वैल्यू को ना आप स्टोर रख लो अपने पास एक दराज के अंदर। स्टैक में हमने स्टोर कर दी। अब हमने अपना काम पहले वाला किया जो हम कर रहे थे, बस ये काम पूरा कर लो ना, फिर आपने स्टैक से वैल्यू जो रखी थी ना मेरी सेव करके, वो वापस ए एक्स में डाल दो, पॉप ए एक्स, यानी स्टैक से पॉप करो और एक्स में डाल दो। तो ये हमने दो लाइनें ऐड की हैं जिसकी वजह से जो मेरी एक्स रजिस्टर की वैल्यू थी वो वापस आ जाएगी। पहले वो स्टैक में पुश करके रख दी, फिर वो पॉप करके वापस डाल दी, बीच में आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे पहले वो करते रहे, ठीक है। इसी तरह बबल सॉर्ट के अंदर हमारे 3 रजिस्टर इफेक्ट हो रहे थे, तो हमने तीनों की वैल्यू स्टैक में पुश कर दी, पुश ए एक्स, पुश सी एक्स, पुश एस आई, ठीक है, क्योंकि ये तीनों हमने यूज़ करने हैं, काउंटर रजिस्टर भी, एस आई भी और ए एक्स भी। अब पॉप आपने लेकिन इसके रिवर्स ऑर्डर में करना है, क्योंकि पुश तो वो नीचे से करना शुरू कर रहा है लेकिन पॉप वो ऐसे ऊपर से करना शुरू करेगा। तो आपने क्या करना है, पॉप एस आई, पॉप सी एक्स, पॉप ए एक्स। तो मेरी
वो जो वैल्यू स्टैक में स्टोर हुई है वो वापस मुझे मिल जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही है पॉप एस आई सी एक्स ए एक्स। यहाँ पे देखें एस आई सी एस ए एक्स है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ए एक्स सी एस एस आई है, यानी पुश जिस ऑर्डर में होता है पॉप आप उससे रिवर्स ऑर्डर में कर रहे होते हैं। बाकी बीच का कोड सेम वही बबल सॉर्ट वाला है। ठीक है, अभी तक आपको ये समझ आ गई होगी। तो फिर वही है कि डिबगर में ओपन करें, ऑब्जर्व करें, ओहो क्या चेंजेस हो रही हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। और अब सब रूटीन के अंदर हम ट्रेस करें तो हम देखेंगे कि कैसे वैल्यू स्टैक में सेव हो रही हैं, और पुश इंस्ट्रक्शन कैसे फिर रिकवर कैसे हो रही हैं पॉप के ज़रिए बिफोर एग्जिट। तो ये बड़ा मज़ा आ गया हमें, हमारा जो डाटा था वो सेव हो गया स्टैक के अंदर और वापस रिकवर हो गया। ठीक है, अब पुश पॉप और कॉल ये समरी अब हम कर लेते हैं कि ये फंक्शंस क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ना, अगर यहाँ पे पुश ए एक्स, ये क्या करता है स्टैक पॉइंटर को डिक्रीमेंट बाय 2 करता है, और जहाँ पे अभी हमारा स्टैक पॉइंटर आ गया है वहाँ पे हम ए एक्स रजिस्टर की वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। बेसिकली ये यूज़ होता है कि हम प्लेस पैरामीटर ऑन स्टैक बिफोर कॉलिंग अ प्रोसीजर, मोर जनरली इट इज़ बेसिक मीन्स ऑफ स्टोरिंग टेम्परेरी डाटा ऑन स्टैक। यानी जो ए एक्स की वैल्यू थी हमने वो स्टोर रखनी है, तो ये हम पैरामीटर स्टैक पे रख देते हैं। ठीक है, अब पॉप क्या करता है, पॉप ए एक्स, ठीक है, ये क्या करेगा कि ये इस वैल्यू को पहले एड्रेस को डिक्रीमेंट नहीं करेगा या इंक्रीमेंट नहीं करेगा, वो तो पुश पहले एड्रेस के साथ पंगा करता है फिर वैल्यू मूव करता है। पॉप क्या करेगा, पहले वैल्यू उठाएगा जो यहाँ पड़ी थी उसको ए एक्स में डाल देगा, और अब स्टैक को +2 करके स्टैक पॉइंटर जहाँ पहले था इसका हेड सर इसका जहाँ पड़ा हुआ था वहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो पॉप क्या करता है, ट्रांसफर द वर्ड एट करंट टॉप ऑफ द स्टैक टू द डेस्टिनेशन ऑपरेंड, और फिर इंक्रीमेंट कर देता है बाय 2 टू पॉइंट टू द न्यू टॉप ऑफ स्टैक। पॉप किस लिए यूज हो सकता है, टेम्परेरी वेरिएबल फ्रॉम स्टैक टू रजिस्टर और मेमोरी, वापसी के लिए हम इसको यूज करते हैं कि स्टैक से मेमोरी में हम अपना टेम्परेरी डाटा डाल देते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया तो ऑपरेंड ऑफ पुश जो है वो सोर्स ऑपरेंड है, सिंस डाटा इज मूविंग टू द स्टैक फ्रॉम द ऑपरेंड, while the operand of pop is the destination since data is moving from stack to the operand। ठीक है, पुश के अंदर जो हमारा ये ऑपरेंड है ये सोर्स है क्योंकि इससे डाटा जा रहा है स्टैक में। पॉप के अंदर जो हमारा ऑपरेंड है वो डेस्टिनेशन है क्योंकि ये सोर्स अब ये स्टैक बन गई है और डेस्टिनेशन ये रजिस्टर बन गया। ये याद कर लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट फॉर ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जाम। ठीक है, अब कॉल हमारा एक फंक्शन है, वो क्या करता था कि वो कि सब रूटीन को कॉल करता था, और उसका जो सब रूटीन जहाँ से उसने कॉल की है ना वो मेमोरी एड्रेस या वो आईपी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एड्रेस वो पुश कर देता था स्टैक के अंदर। ठीक है, तो कॉल एक्टिवेट करता है ऑटो लाइफ प्रोसीजर, एक रास्ते से हट जाता है वो जो एक सीक्वेंस चल रहा था, और रिटर्न जो होता है वो क्या करता है इस ट्रांसफ़र कर देता है बैक, वापसी का रास्ता बता देता है। ठीक है, अब इंट्रा सेगमेंट यानी एक ही सेगमेंट के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉल एसपी डिक्रीमेंट बाय 2 होगा और आईपी पुश हो जाएगा स्टैक में। ठीक है, यानी स्टैक पॉइंटर जो था हमारा वो डिक्रीमेंट बाय 2, जब भी स्टैक में हमने वैल्यू डालनी है ना पहले हमने डिक्रीमेंट बाय 2 करना है, फिर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की जो भी वैल्यू थी वो हम स्टैक के अंदर डाल देंगे। ठीक है, जहाँ पे भी हम थे, और एक नई जगह पे चले जाएंगे, वहां से कोड एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, अब इंटर सेगमेंट में सिर्फ हमें ये नहीं डालना पड़ेगा आईपी, बल्कि हमें नए सेगमेंट का एड्रेस बेस एड्रेस भी डालना पड़ेगा। तो इंटर सेगमेंट यानी 2 सेगमेंट्स के दरमियान, पहले हम यहाँ पे कोड चला रहे थे, हमने इस जगह जाना है फिर यहाँ से वापस भी आना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसपी डिक्रीमेंट बाय 2 होगा और सी एस जो होगा वो स्टैक में पुश हो जाएगा, सी एस रिप्लेड हो जाएगा बाय सेगमेंट वर्ड कंटेन इन द इंस्ट्रक्शन, फिर एसपी अगेन डिक्रीमेंट होगा 2 से और आईपी सेव हो जाएगा इसके अंदर। यानी अब हमने नए सेगमेंट में जाना है ना, नए कोड सेगमेंट में, पहले -2 से डिक्रीमेंट करेंगे तो सीएस की वैल्यू इसमें स्टोर कर देंगे, कोड सेगमेंट का एड्रेस क्या है वहाँ कहाँ पे पड़ा है, फिर एक बार फिर -2 करेंगे ताकि अगली जगह पे आए और यहाँ पे आईपी को स्टोर कर देंगे। अब जब वापस आना है ना हमने, तो पहले हम क्या करेंगे, आईपी की जो वैल्यू है वो निकालेंगे अपने पास और स्टैक को +2 करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। अब आईपी की वैल्यू हमें मिल गई, अब सीएस की वैल्यू लेंगे, सीएस कोड सेगमेंट का है, अब ये वापसी का कोड सेगमेंट है, इस पे वापस आए, आईपी यानी ऑफ सेट पे गए, वहां से कोड एग्जीक्यूशन कर दी और स्टैक हमारा +2 होके स्टैक पॉइंटर यानी जो उसका टॉप था वहां पे पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास नियर कॉल्स होती हैं उनको इंट्रा सेगमेंट कॉल्स कहते हैं क्योंकि उस स्टैक सेगमेंट के अंदर ही चल रही होती है, जबकि जो हमारी फॉर कॉल्स होती हैं उनको इंटर सेगमेंट कॉल्स कहते हैं क्योंकि ये एक से ज़्यादा सेगमेंट के अंदर चल रही होती है। ठीक है, कुछ और वर्जन भी हैं, इनडायरेक्ट कॉल्स भी हैं, लेकिन ये डिस्कस करी जाएंगी लेटर, अभी सिर्फ आप नियर और फॉर कॉल्स को याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास रिटर्न है। रिटर्न क्या करता है, ट्रांसफर कॉल कंट्रोल फ्रॉम अ प्रोसीजर बैक टू द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द कॉल, कॉल ने जो कॉल किया था ना अब उस जगह पे हमने रिटर्न करना है। तो रिटर्न ये काम करता है कि ये क्या करता है, स्टैक के टॉप पे अभी हमारा एड्रेस पड़ा हुआ है,
इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का, ये उसको पॉप करेगा और टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर, और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर उसको डाल देगा और इंक्रीमेंट कर देगा स्टैक को बाई 2, कि भाई स्टैक के अंदर हमारा जब हमने पुश किया था ना तो -2 हुआ था और हम इस जगह पे आ गए थे, यहाँ पे हमने आईपी डाल दिया था। अब हमें वापस जाना है इसी आईपी के ऊपर, इस आईपी को पॉप करेंगे, अब इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर ये वाला एड्रेस डाल देंगे और स्टैक को +2 कर देंगे यहाँ पे एड्रेस को, ताकि स्टैक पॉइंटर के टॉप पे वो आ जाए, ठीक है। लेकिन ये तो होगा इंट्रा सेगमेंट के लिए। अब एक होता है RETF जो कि इंटर सेगमेंट के लिए होता है। इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक इसके अंदर हमारे पास होगा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर और एक इसके अंदर हमारा होगा कोड सेगमेंट, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जो मैं ये पहले मैं बता चुका हूँ कि पहले इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को लेके आएगा, +2 करेगा, फिर कोड सेगमेंट को लेके आएगा, +2 करेगा, +2 करने से स्टैक टॉप पे आ जाएगा, कोड सेगमेंट से उस कोड सेगमेंट के अंदर चला जाएगा जहां हम पहले काम कर रहे थे और आईपी हमारा वहां का ऑफसेट होगा, वहां पे जाके फिर हमारी कोड एग्जीक्यूशन दोबारा से शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर मज़े की बात यह है कि एक ऑप्शनल पॉप वैल्यू भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं रिटर्न को। फिर ये क्या करेगा, वो वैल्यू स्टैक पॉइंटर के अंदर ऐड कर देगा। ये फीचर हमें अलाउ करता है कि हम पैरामीटर डिस्कार्ड कर दें जो हमने स्टैक के अंदर पुश किए थे बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉल, कि वैसे तो हम +2 कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पड़ा हुआ है, अब आप इससे +2 करके तो इधर आओ, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं जो मैंने अपने फंक्शन को पास की थी। अब आप क्या करो कि ये 3 वैल्यूज़ हैं, अब आप +6 कर दो ताकि आप असल वाले स्टैक के टॉप पे आ जाओ, ठीक है। तो ये जो +6 करना है इसके लिए मैं क्या कमांड यूज़ करूँगा, RETN, कि +2 तो ये नॉर्मल करेगा जैसे पहले करता था और +N भी कर देगा, जिसकी वजह से डिस्कार्ड हो जाएंगे मेरे पैरामीटर्स। तो ये मैंने जितना इजी मैं करके समझा सकता था मैंने समझाया है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।